हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 20 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम 19 मई के जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे 4, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एसएस मुंद्रा इससे पहले कौन सी बैंक्स में सर्व कर चुके हैं अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे या सीएमडी के तौर पे। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद वो सीएमडी या कह सकते हैं चेयरमैन एंड एमडी रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी। तो वो 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी कोलकाता में। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया था इस स्कीम को। पहले अटल पेंशन योजना से पहले इसको कहते थे स्वावलंबन योजना। ठीक है, स्वावलंबन योजना कहते थे पहले अटल पेंशन योजना को। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 25th नेवी चीफ कौन है, या हमारे इंडिया के नेवी चीफ कौन है। तो वो हैं एडमायरल आर हरि कुमार, ये 25th नेवी चीफ हैं। ठीक है, और इन्होंने ओवरटेक किसको किया है, रिप्लेस किसको किया है, करमबीर सिंह को। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो वो हैं एस सोमनाथ, जिन्होंने रिप्लेस किया था के सिवन को। ठीक है। इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फॉर्म कब हुआ था इसरो, 15 अगस्त 1969 को। 52 ईयर्स हो चुके हैं इसरो को फॉर्म हुए पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। पहले इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं आज, क्या इंपॉर्टेंस आज के डे की। 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो बीज होती हैं उनकी पॉलिनेशन में क्या रोल होता है उनका, या क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है हमारे इकोसिस्टम में, वो बेसिकली ये जो डे है उसको एलाबोरेट करता है। तो और बीज की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या है, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स, ये इस बार की थीम थी। और आज के दिन 3rd फ्राइडे ऑफ मे भी है ना, जैसे तो 3rd फ्राइडे ऑफ मे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज़ चाहे वो फ्लोरा की हैं या फौना की हैं, मतलब कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो उन सब की जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहती हैं उनके लिए ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन स्पीशीज़ को और वापस अपने इकोसिस्टम में ला सकते हैं। उसके लिए या उसके लिए कैसे स्टेप हम उठा सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, वो सब की थोड़े और एनलाइटमेंट के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बारी की थीम क्या है इसकी, रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये इस बार की थीम है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स ओपनड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स मतलब जैसे पहले था ना, उससे कहीं ज़्यादा यूजुअल हैं अब। ठीक है, तो ये जो दुनिया का पहला आपका एयरपोर्ट खुला है ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स के लिए, ये कहाँ पर खुला है, ये आपका यूके में खुला है। ठीक है, यूके में ओपन हुआ है ये आपका वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स। अब ये जो है दी कन्वेंटरी सिटी काउंसिल एंड अर्बन एयरपोर्ट लिमिटेड यूके के द्वारा बनाया गया है। यूके में मतलब ये बेस्ड है ये स्टार्टअप, इन्होंने बनाया है ये आपका अर्बन एयरपोर्ट, जिसको मतलब पॉपअप एयर 1 भी कहेंगे। ठीक है, अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर 1 फॉर इलेक्ट्रिक ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स। कहाँ पर हुआ है ये, इंग्लैंड में। ओके, इस प्रोजेक्ट की एम क्या है, ताकि मतलब रिड्यूस किया जा सके अर्बन कंजेशन को या फिर पोल्यूशन को। ठीक है, अर्बन कंजेशन और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये जो एयरपोर्ट है ये सेटअप किया गया है। द पॉपअप एयर 1 इज़ वन ऑफ द फर्स्ट हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट्स प्लान्ड। अभी और ऐसे हंड्रेड्स एयरपोर्ट प्लान किए गए हैं, तो उनमें से पहला है ये जो एयरपोर्ट है आपका इंग्लैंड में। The airport is itself powered by the hydrogen fuel cells। अब ये वाला पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट बना रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ना अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, तो इनमें जितनी भी ऐसी फर्स्ट वाली चीज़ें ना वो आपको याद रखनी है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पावर कर रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। मतलब एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के नाम से, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिलीज़ की है। तो हमसे पूछा गया कि चेयरमैन कौन है इस काउंसिल के। तो आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं बिबेक देबरॉय। ठीक है, और ये जो वी अनंत नागेश्वरन है ये
चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या CEA हैं इंडिया के। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, बनाई किसने ये रिपोर्ट? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। और इसने इस रिपोर्ट ने प्रोवाइड किया है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ डेप्थ एंड नेचर ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी इनइक्वालिटी आ रही है उसकी मतलब एक डेप्थ में जाके उसका एनालिसिस करना है, उसका नेचर क्या है, किस तरह की इनइक्वालिटी है इंडिया में, वो सब स्टडी की गई है इस रिपोर्ट के अंडर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशूज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेनली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा काउंसिल है जो कि प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक इशू पे एडवाइस देने के लिए इस काउंसिल को फॉर्म किया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, विवेक देब रॉय, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में। अब थर्ड क्वेश्चन आज का है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या NRDC फॉर एनहांसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। कैपिटल गुड्स स्कीम को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। The MOU has been signed for undertaking various activities for smooth implementation of the scheme for enhancement of competitiveness in Indian capital goods sector. ओके मतलब कि जो आपका इंडिया में कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसकी और थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस उसमें बढ़ाने के लिए ये जो MOU है ये साइन किया गया है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि इंडिया को एक ऐसा ग्लोबल हब बना दें जहाँ पर जो आपकी कैपिटल गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बना दें इंडिया को, ये पर्पज़ है इस MOU के साइन करने का। अब कैपिटल गुड्स की जो स्कीम जिसकी बात हुई है यहाँ पर, तो ये स्कीम है क्या? ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करवाती है असिस्टेंस फॉर कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जितना भी कैपिटल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लग रही है उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है ये वाली स्कीम, ठीक है, ताकि कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा अच्छे से हो पाए इंडिया में। ओके अच्छा, पहला क्वेश्चन अब आज का आपने जो मुझे बताना है वो है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने किया है ना MOU साइन, तो आपने ये बताना है कि मिनिस्टर कौन है हैवी इंडस्ट्रीज़ के इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज का कि असम राइफल्स एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिसको नीडो भी कहते हैं joined hands with which of the following bank to establish Center of Excellence in Nagaland। नागालैंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए असम राइफल्स ने नीडो के साथ मिलके, और कौन सा बैंक है, मतलब ये एक 3 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ट्राइपार्टाइट MOU है या ट्राइपार्टाइट एक पार्टनरशिप है, तो वो की है इन्होंने। तो कौन से बैंक के साथ किया असम राइफल्स और नीडो ने मिलके? ये किया आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके, नहीं एक्सिस बैंक के साथ, सॉरी एक्सिस बैंक के साथ मिलके ये जो पार्टनरशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई है। और असम राइफल्स, एक्सिस बैंक एंड नीडो हैव साइंड अ ट्राइपार्टाइट MOU टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस नागालैंड में स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली नागालैंड के यूथ को ध्यान में रख के बनाया गया है या बनाया जाएगा ताकि उनको एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। नागालैंड का जितना भी यूथ है, वहाँ की जितनी भी यंग जनरेशन है, उनको बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो MOU है ये साइन किया गया है। और इसके अंडर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस है ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे नागालैंड में। नागालैंड में कहाँ? कोहिमा में, ठीक है। और ये जो सेंटर्स होंगे इनका नाम क्या होगा, इस सेंटर का नाम क्या होगा? लेट कैप्टन एन केंगुरू से MVC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। ये जो हैं आपके लेट कैप्टन एन केंगुरूसी, इनको ये आपके आर्मी रिटायर्ड मतलब आर्मी में शहीद हुए थे ये, ठीक है, इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे, तो इनके नाम पे ये जो सेंटर ऑफ वेलनेस है ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। असम राइफल्स की यहाँ पर बात हो रही है तो इसमें एक और वो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है कि असम राइफल्स जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट ब्रांच है इंडियन आर्मी का, मतलब ठीक है, इंडियन आर्मी का ओल्डेस्ट ब्रांच है ये। 1835 में जब ब्रिटिश राज था तब से लेके ये जो असम राइफल्स है ये तब से लेके था, और तब ये था कचर लेवी के नाम से, ठीक है, ब्रिटिश राज में ये कचर लेवी या इसको आप साचर लेवी वटेवर जो भी आपको प्रोनाउंस करना उसको,
इस नाम से था ये पहले, और अभी असम राइफल्स के नाम से। तो ये ओल्डेस्ट ब्रांच है इंडियन आर्मी की, असम राइफल्स। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैव विजिटेड जॉर्डन अमिड ऑनगोइंग ग्लोबल फर्टिलाइजर क्राइसिस। ग्लोबली जो फर्टिलाइजर का क्राइसिस हो रहा है उसके बीच में या उसके दौरान इंडिया का कौन सा ऐसा यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने जॉर्डन विजिट किया है। तो ये किया है मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया ने ये विजिट किया है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। इन्होंने जॉर्डन विजिट किया है ग्लोबल फर्टिलाइज़र क्राइसिस के बीच में। ये जो विज़िट है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि फर्टिलाइज़र्स और रॉ मटेरियल्स को, जो फर्टिलाइज़र्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको सिक्योर किया जा सके, ठीक है, फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, दोनों टर्म्स के लिए उनको सिक्योर किया जा सके। उसका मतलब ये ऐसा पहले कभी इस तरह का कोई गया ही नहीं है, इस तरह के किसी विजिट पे या ऐसा कोई इनिशिएटिव पहले नहीं लिया गया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ताकि फर्टिलाइजर्स और उसके रॉ मटेरियल्स को सिक्योर किया जा सके, थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए भी और शॉर्ट टाइम के लिए भी। जॉर्डन इज़ इंडियाज़ प्रेफर्ड पार्टनर फॉर द फर्टिलाइजर सेक्टर। मतलब कि जॉर्डन इंडिया, मतलब ना फर्टिलाइजर्स वगैरह के केस में इंडिया बहुत डिपेंडेंट रहता है जॉर्डन पे, और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर भी है फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स का। जो फॉस्फेट और पोटाशियम वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा फॉस्फेट और पोटाशियम होता है, उन वाले फर्टिलाइजर्स के लिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर है जॉर्डन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया जॉर्डन से, मतलब या ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा परचेज़ करता है ये दोनों तरह के फर्टिलाइजर्स जॉर्डन से। अब आपको मुझे सेकेंड इसमें क्वेश्चन बताना है आज का कि जॉर्डन का कैपिटल क्या है और उसके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च द इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूएई स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये हुआ है आपका मुंबई में, ओके। मुंबई में ये जो ब्रिज है ये लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी जो यूएई के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी हैं अब्दुल्ला बिन तौक, इनके साथ मिलके ये जो ब्रिज है इसको लॉन्च किया है। इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज इसका नाम है, ठीक है। इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज कहाँ पर किया है? इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट में, ठीक है। एक समिट हुआ था मुंबई में ही, इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट, इधर इन्होंने ये जो ब्रिज है इसको लॉन्च किया है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या जो CII है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये समिट। और थीम क्या थी इस समिट की? इंडिया यूएई सेपा अनलीशिंग द गोल्डन एरा, ठीक है। इंडिया यूएई सेपा अनलीशिंग द गोल्डन एरा इस समिट की थीम थी। दिस इज़ द फर्स्ट सच ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म बाय द यूएई विद एनी कंट्री। इस तरह का ये जो ब्रिज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये दुबई ने आज से पहले किसी भी कंट्री के लिए नहीं प्रोवाइड करवाया था। तो ये पहली ऐसी बार है जब ब्रिज या ऐसा कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म दुबई किसी और कंट्री के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है। इट विल एक्ट एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म वेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडियन एंड यूएई स्टार्टअप इकोसिस्टम विल बी ईजिली एक्सेसिबल टू एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। अब ये जितने भी इंडिया या दुबई के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे या स्टेक होल्डर्स होंगे, वो अपने इकोसिस्टम से रिलेटेड जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इनका, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर पा सकेंगे, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्रिज है, ये उनके लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म रहेगा किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके। तो वो ईजी भी हो जाएगा, ईजीली एक्सेसिबल भी होगा वो। तो ये एक इनको फ़ायदा हो जाएगा जितने भी इंडिया और दुबई के एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। तो थ्रू कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या जो सेपा है, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, इसके थ्रू इंडिया जो है उसकी जो फार्मा प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनके लिए एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाएगा दुबई से। और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसको इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, और फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेशन है जिसको दुबई ने इतना बेनिफिट दिया है कि उनकी जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाएगा, ताकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम दुबई में बेच सकें या वहाँ पर उनका सप्लाई हो सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये ट्रेड के रिलेशनशिप वगैरह के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इंडिया और दुबई के बीच में ये जो ब्रिज है ये
फॉर्म हुआ है, लॉन्च हुआ है। ओके, पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल इन पहलगाम एंड दाचीगाम। क्या याद रखना है, सिर्फ ये चीज़ कि कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी है ऐसी जो पहला बर्ड फेस्टिवल अपना कंडक्ट करवाई, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। कहाँ पर करवा रही है, पहलगाम या दाचीगाम में, और दाचीगाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि हंसा NG, India's first indigenous trainer aircraft, successfully completed engine relight test by CSIR NAL। ये जो लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है, कौन सी उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग वगैरह हुई है, कंप्लीट या नहीं हुई है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि हंसा NG इंडिया का पहला इंडिजेनस, मतलब कि यहीं पर ही बना हुआ स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। हंसा NG, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंटर है कि WPI इन्फ्लेशन हिट्स 30-year हाई, क्लॉक्स 15.08% इन अप्रैल 2022। WPI जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, वो अभी तक का 30 साल में सबसे ज़्यादा हाइट पे पहुंचा है, 15.08% हो गया है WPI अप्रैल 2022 में। ये आपको याद रखना है। अभी ये इसमें ना हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे कि क्या इसका रीज़न होता है, बस इतना कि ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, जो भी इन्फ्लेशन हो रही है, और ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑब्वियसली सारे GDPs कट हो रहे हैं, और प्रोडक्शन में बहुत डिफेक्ट आ रहा है, डिफेक्ट नहीं आ रहा, सॉरी, बहुत उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और सेल्स का, पेट्रोलियम वगैरह के प्राइस, उन सब की वजह से ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा हाई गया है 15.08 पे, ठीक है। और जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो भी और ज़्यादा बढ़ गई है, पूरे 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 7.79% जो है रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ी है इंडिया में, ठीक है। ये भी अप्रैल का ही डेटा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं अभी तक, अनिल बैजल, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कुछ पर्सनल इश्यूज़ देके। और रिज़ाइन किसको किया है, अच्छा, जो रेजिग्नेशन वगैरह देते हैं, ये आपको पॉलिटी वगैरह में भी पढ़ा होगा आपने, जो भी रेजिग्नेशन वगैरह देते हैं वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये भी इसमें एक पॉइंटर जो आपको याद रखें कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, और रीज़न सिर्फ उन्होंने कोई पर्सनल रीजंस दिए हैं जो बताए नहीं हैं ऑब्वियसली। तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि भारती एयरटेल रीअपॉइंट्स गोपाल विट्टल एज MD एंड CEO फॉर 5 years। भारतीय एयरटेल के MD CEO हैं गोपाल विट्टल, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए भी। नाम क्या है उनका, गोपाल विट्टल। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्ले मॉर्गन वॉन विलियम E. कॉल्बी अवार्ड फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेक वैली। तो वेस्ले मॉर्गन को ये अवार्ड मिला है, विलियम E. कॉल्बी अवार्ड, ठीक है। अपनी कौन सी बुक के लिए ऑथर हैं एक, तो कौन सी बुक के लिए मिला है, द हार्डेस्ट प्लेस। और ये पूरा बुक का ही टाइटल है वैसे, बट अगर आप द हार्डेस्ट प्लेस भी याद रखोगे तो पूरा बुक का नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये मतलब इनके मिलिट्री एक्सपीरियंसेस वगैरह के बेस पे इन्होंने ये बुक लिखी थी, वेस्ले मॉर्गन ने। इनको इसके लिए ये अवार्ड मिला है, विलियम E. कॉल्बी अवार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स कट, इंडिया की GDP फिर से कट कर दी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी, ठीक है। पहले 7.8 दी थी, अब 7.3 कर दी है फिर से। अगेन रीज़न वही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर, जो कि जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो उसकी वजह से भी, और इसी की वजह से जो इन्फ्लेशन आई है वो भी रीज़न है इस GDP को कट करने का। तो पहले 7.8% थी, अब 7.3% कर दिया। और क्योंकि अब बहुत सारी GDPs और भी कट हो चुकी हैं, तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज़ कर लेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या GDP दी है इंडिया की, पहले कितनी थी, कट करके कितनी हो गई है, वो सब, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, किसी ना किसी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही GDP का, तो वो एक बार कर लेंगे हम कवर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंटर आज का है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहाँ पर किया है ये सेंटर लॉन्च, लेह लद्दाख में। ये जगह का नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन IT, मतलब वही जो मीटी वाली वो होती है ना, फुल फॉर्म होती है, बस वही है यहाँ पर। तो वैसा एक नेशनल इंस्टीट्यूट, उसका सेंटर एक खोल दिया है लेह लद्दाख में। इनॉग्रेट किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, एक मीटी वाली, एक कम्युनिकेशन वाली और एक रेलवेज़ वाली। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी आपके आज की न्यूज़ थी, इनमें कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।